Okay, I'll start. See, we have discussed Bohr's model. We are seeing what all things it can explain. उसमें से हमने देखा था how Bohr's model explains हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा, राइट? तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा था कैसे एक्सप्लेन करना है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, राइट? So let's see again. किसी का डाउट रहेगा तो सिद्धे सारे डाउट इन दिस. सी, हाइड्रोजन में जितने भी ऑर्बिट्स उसने डिफाइन किए थे उनकी एनर्जीज लिख के देखते हैं. nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या था? nth ऑर्बिट का एनर्जी वाज -13.6 by n square electron volt, right? -13.6 by n square electron volt. So if an electron is in ground state, then its energy would be -13.6 electron volt. Okay. सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. If it is in third orbit, then energy would be 3 square is 9, so -1.51 electron volt. Fourth orbit में energy is 16 -0.85 electron volt. Fifth orbit में 25 तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे एनर्जीज इलेक्ट्रॉन, राइट? हेलो. सो अभी हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल है, ठीक? देयर इज अ डिस्चार्ज ट्यूब इन व्हिच देयर इज अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ इफ सम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू इट, तो क्या होगा? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, they will, due to by absorbing that energy, they will split into atoms. वो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में है, लेट अस अस्यूम, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके भाग के ऊपर चले जाएंगे. some electrons will jump to this energy level, some will jump here, some will jump here, some will jump here, कुछ यहाँ अलग अलग एनर्जी ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में पहुंच जाएंगे. एग्री टू दिस? यस सर. ठीक है. अभी जब रिटर्न आएंगे तो क्या करेंगे? कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाए. कोई यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए. कोई यहाँ था, यहाँ से सीधा जंप करके आ गया. कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई सीधा जंप करके आ गया. तो बड़ी ट्रांजिशंस नजर आएंगे आपको. आप ये नहीं बोल सकते कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे डिसिप्लिन से ग्राउंड स्टेट से जंप करके थर्ड में जाएंगे, फिर सब एक साथ जंप करके नीचे आएंगे, राइट? ऐसा तो कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में बड़ी डिसिप्लिन है. और डू यू बिलीव सो? नो सर. रैंडमली जिसको जितनी एनर्जी मिली उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर जंप कर गया, राइट? एंड जब वहां से रिटर्न आएगा तो अकॉर्डिंगली कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, राइट? सो आप पूछोगे तो सर ये लाइमन सीरीज कैसे बनेगी? लाइमन सीरीज कैसे बनेगी? ठीक, लेट्स रिकॉल जो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसने बनाया था? रिडबर्ग कॉन्स्टेंटली, जो रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला था, 1 by lambda is equal to r, that is 1.097 into 10⁻⁷ into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. याद है ऐसा फॉर्मूला दिया था? दिस वाज एम्पिरिकल फॉर्मूला. इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई डेरिवेशन नहीं था, राइट? हेलो. और Yes, sir. उनने बोला था, हाँ, आर की वैल्यू 1.097 into 10⁻⁷, ये कैलकुलेट करी थी उनने विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है? उनने बोला था लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 1 डाल दो, n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसे डालते जाओ, ठीक है? मैं भी कहता हूँ हमको नहीं मालूम, हम जाएंगे किससे? बोहर मॉडल से. तो बोहर मॉडल में क्या लिखा? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज व्हाट? -13.6 upon n square electron volt. Let us convert into joules. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? What will do to convert into joules? मालूम है फॉर्मूला? नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ. रिलेशन बताया तो था वैसे मैंने.
हेलो, ले सब चुप होगा। हेलो, कन्वर्ट Yes, करो ना कैसे। 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joules। समझा? तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करो। 1.6 into 10 raised to minus 19, इतने जूल्स, राइट। तो उसको भी ऐसे रख देते। ये है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो गया? -13.6 into 1.6 into 10 raised to minus 19 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी लॉस कितना, एनर्जी कितना एमिट करेगा? En माइनस ep, दिस माइनस दिस, एग्री? -13.6 इंटू, इसको ई लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अपॉन एन स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 ई। इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वही 1.6 इंटू 10। सो 13.6 इंटू ई इज कॉमन, 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर हो गया। हेलो, yes, sir. ये एनर्जी वो किस फॉर्म में रेडिएट करेगा? इतनी एनर्जी उसने रेडिएट करनी, बट किस फॉर्म में रेडिएट करेगा? मतलब एमिट किस फॉर्म में करेगा? इन फॉर्म ऑफ Photons. फोटॉन्स। तो वो जो फोटोन एमिट करेगा, अगर दैट करेस्पॉन्ड्स टू अ वेवलेंथ लैम्डा, देन उसकी एनर्जी कितनी होगी? hc by lambda। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय किस फॉर्मूला? h nu और hc by lambda, याद है? Yes, sir. तो 1 by lambda की वैल्यू क्या हो गई? 13.6 into e upon h is 6.63 into 10 raised to minus 34, c is 3 into 10 raised to 8, e is 1.6 into 10 raised to minus 19, 1 minus 1 by n square। जरा अब इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूंगा। तो ये हो गया 20 13.6 into 1.6, 13.6 into 1.6, ये मिला के अप्रोक्सीमेटली 20, 10 रेज टू, ये कितना हो गया? -20, 6 plus 20, 10 raised to 7, 1 minus 1 by n। Let us calculate this। ये कितना हो जाएगा? 16 by 200, तो 2 by 25, 2 by 25, this is 100 by 4, 4 का तो 8, 104 और 24, 100 and 4, 106.4 input 10 raised to 7 minus 100, तो 1.064 into 10 raised to 7 minus 196। यही आप 6.63 into 3 करो तो आपको और ज्यादा वैल्यू आएगी। तो यही आपको थोड़ा सा कम आया, क्यों कम आया? 13.8 4.8, सॉरी 104 और 4, 108.8 आया, तो 1.088 आया। अगर ये वैल्यू आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो ना कैलकुलेटर से, तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.097 into 10 raised to 7 into 1 minus 1 by n। ये और जो पहले रिडबर्ग ने एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, दोनों को कंपेयर करो। 1 by lambda is equal to r, r उसने बोला था एज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.097 into 10 raised to 7। ये देखो नियर अबाउट वैल्यू आ रही। उसने बोला था लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 minus 1 by 1 square is 1, 1 by
एन स्क्वायर, ये nth ऑर्बिट में है, तो अगर आप सेकंड से जंप करके आ रहे हो फर्स्ट में तो n की जगह 2 डाल दो, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा हो तो n की जगह 3 डाल दो, फोर्थ से थर्ड में आ रहा हो तो n की जगह 4 डाल दो। ऐसे सी हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा था उसके लिए रिडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला था, वो कोई लॉजिक से नहीं था। तो बोर मॉडल से आप एग्जैक्टली डिराइव कर सकते हो, शो कर सकते हो कि दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव सीन इन रिडबर्ग्स फॉर्मूला। आ रहा है समझ में? हेलो, इन जनरल अगर आप nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में आ जाओ तो एनर्जी डिफरेंस इज En माइनस Ep। En is minus 13.6 by n square minus of minus 13.6 by p square। तो ये हो गया आपका 13.6 कॉमन, इन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो 13.6 हो गया कॉमन 1 by p square माइनस 1 by n square। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको E से मल्टीप्लाई कर दो जूल्स में हो जाएगा। तो बाद में यही एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट होगी, तो 13.6 E 1 by p square minus 1 by n square। So into C 1 by p square minus 1 by n square, यही वैल्यू कैलकुलेट करके 1.097 into 10 raised to 7 वैल्यू पूरे H और C सब्स्टिट्यूट करके सब, तो 1 by p square minus 1। तो यही तो एक्सप्लेनेशन है आपका। दिस इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। नहीं, हेलो, क्षितिज तुम्हारा ही डाउट था, डिस्कस भी नहीं कर रहे, बता भी नहीं रहे। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ तो बताओ ना, नहीं आएगा समझ में तो मैं एक्सप्लेन तो करूँ, वापस से डिस्कस करूंगा ना। Yes, sir. समझ में नहीं आया। सॉरी, नहीं समझा? नहीं सर। कोई बात नहीं। सी एक्सप्लेनेशन किसका देख रहे हो आप, समझ में आ रहा आपको? लाइन स्पेक्ट्रा सर, लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा आपको याद है क्या था? क्या था लाइन स्पेक्ट्रा, क्या होता था? तो ही तो आप समझ पाओगे ना। हाँ सर। बताओ क्या था, फिर से मैं याद दिलाता हूं। देखो क्या किया था हमने। देयर वाज अ डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें हाइड्रोजन गैस थी, नहीं, आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाला तो यहां से कुछ लाइट आ रही थी, ये लाइट आपने पास करी स्पेक्ट्रोमीटर से, नहीं, तो स्पेक्ट्रोमीटर से पास करके जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पे डालते थे तो कुछ अजीब सा पैटर्न मिला था। क्या पैटर्न मिला था? एक लाइट आई, ठीक, फिर एक और रेडिएशन था, फिर एक और रेडिएशन था, एक और रेडिएशन। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वेवलेंथ, बट कुछ कुछ रेडिएशंस थे, ठीक। यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा। और लोगों ने इसकी वेवलेंथ भी मेजर करी, ठीक है, बाय सम मेथड, इसकी भी मेजर करी, इसकी भी मेजर करी, इसकी भी मेजर करी। फिर क्या नोटिस किया, फिर से कुछ लाइंस आई, फिर ऐसे हुआ, इनकी भी वेवलेंथ उन्होंने मेजर करी, फिर कुछ लाइंस आई, इसकी भी वेवलेंथ मेजर करी, फिर कुछ यहाँ पे लाइंस थी, इनकी भी वेवलेंथ मेजर करी, याद है? यस सर। हाँ, फिर वेवलेंथ मेजर करने के बाद कुछ पैटर्न सेट हो रहा था, तो पैटर्न के हेल्प से उन्होंने एक इंपिरिकल फॉर्मूला बनाया। किसी को मालूम नहीं था ये क्यों बना फॉर्मूला, फॉर्मूले का कहानी पता नहीं था, बट उन्होंने नोटिस किया यार ये ऐसा कुछ तो ट्रेंड बना हुआ, वो ट्रेंड क्या है किसी को मालूम नहीं था, सॉरी वो ट्रेंड क्यों है वो मालूम नहीं था। इसी का तो जवाब आपके इसने दिया, बोर ने, बोर्स मॉडल से तो इसका जवाब मिला, राइट। तो उन्होंने ट्रेंड
क्या बताया था? वेव नंबर इज आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 by n1 square minus 1 by n2 square, राइट? यस सर। आर की वैल्यू भी बता दी थी। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जाएगा तो जो रेडिएशन आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? फॉर्मूले से निकालें। इस फॉर्मूले से निकालेंगे, राइट? क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? n1 की जगह 1 डाल देंगे, सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है तो n1 की जगह 1 डाल देंगे, n2 की सॉरी और n2 की जगह 2 डाल देंगे। तो 1 by लैम्डा कितना हो जाएगा? 1 by लैम्डा इज 1.097 into 10⁻⁷ into 1 minus 1 by 4, तो 3 by 4 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 into 1.097 into 10⁻⁷। ये ऊपर 10⁻⁻7 हो गया, 4/3.33, तो 4 3 दिस इज 10 by 9 approximately 1.2 1.2 हो गया, तो 1200 एंगस्ट्रॉम, राइट? ये कौन से रेंज में आएगा आपको याद है? विजिबल लाइट का रेंज क्या था वेवलेंथ में? What is range of wavelength in visible light? 4,000 to 8,000। 4,000 से 8,000, तो ये तो 400 नैनोमीटर टू 800। 8,000 अप्रॉक्स 800 एंगस्ट्रॉम में 4,000 से नैनोमीटर ये में कितना है आपका? 1200 एंगस्ट्रॉम में सर, बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे बच्चे लिख ले किसी में यार, मेरी आदत है, मैं पुराने सिलेबस में एंगस्ट्रॉम पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एंगस्ट्रॉम बैठा हुआ। इट्स अप टू यू, एंगस्ट्रॉम इज नॉट अ एसआई यूनिट, राइट? तो आपको नैनोमीटर लिखना ही चाहिए बिकॉज आप एसआई यूनिट पढ़ रहे हो। मेरी हैबिट बचपन से पड़ी हुई एंगस्ट्रॉम लिखनी, राइट? तो यू कैन फॉलो नैनोमीटर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो 120 नैनोमीटर लिखो। तो ये कौन सी लाइट है, कौन सा रेडिएशन है? बताओ कौन सा रेडिएशन है? 4,000 से 8,000 के बीच में है क्या? नहीं सर। नहीं है। सर विजुअल नहीं होगी। तो किसमें है? किसमें है? 60। बोलो किसमें है ये? अल्ट्रावायलेट रीजन में। दिस इज एन अल्ट्रावायलेट रीजन। वायलेट से नीचे अल्ट्रावायलेट है, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, राइट? ठीक है। अब आपके मन में सवाल है जिसका जवाब चाहिए, अभी भी बता दो। अगर आपको सवाल क्लियर नहीं है तो फिर मैं सवाल पहले क्लियर करूं। सर बताइए। सवाल नहीं समझा मन में? नहीं सर, यही है ना सर, ये फॉर्मूला क्यों आया? कि ये रेडिएशंस, हाँ ये रेडिएशंस क्यों आए? इनडायरेक्टली आपको पता चल गया ये फॉर्मूले से आया। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, राइट? ये फॉर्मूला कहां से आया? ठीक है, अच्छा। तो बोर ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता, राइट? इलेक्ट्रॉन के पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, कुछ एनर्जीज है, मतलब यही एनर्जी हो सकती है। हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी -13.6 इंच² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही बोला था बोर ने। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको दिखाया था। उसने रिजल्ट कहां से निकाला? हेलो, बराबर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं अपने को, ठीक है। अब समझो कि nth ऑर्बिट से, दिस इज nth ऑर्बिट एंड दिस इज pth ऑर्बिट, जस्ट एन एग्जांपल। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो when it was in nth orbit, energy possessed by it was -13.6 by n² electron. Now, if it jumps to pth orbit, what would be energy of that electron? -13.6 अपॉन p²। -13.6 upon p² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना है? एनर्जी डिफरेंस लेट मी डिनोट बाय डेल्टा ई, En माइनस। तो दोनों को माइनस कर दो, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
minus 13.6 by n square minus minus plus 13.6 by p square. 13.6 कॉमन, p 1 by p square minus 1 by n square. ये एनर्जी डिफरेंस हो गया ना. बोर ने क्या बोला था, जब इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो हायर लेवल चला जाता है और हायर लेवल से नीचे आ जाता है, और जितना दोनों का एनर्जी डिफरेंस है वो एक फोटोन के फॉर्म में एमिट कर देता है. इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया और वो फोटोन के फॉर्म में वो एनर्जी रिटर्न दे दिया उसको. आ रहे समझ में? यस सर. तो ये जो डेल्टा ई है यही तो एनर्जी ऑफ फोटोन है, और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू. न्यू क्या था, सी बाय लैम्डा. तो डेल्टा ई इज नथिंग बट एच सी बाय लैम्डा, राइट. डेल्टा ई इज एच सी बाय लैम्डा. तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 1 by p square minus 1 by h. अब these are in SI units, तो इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जूल्स में. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to minus 19, that is E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट. उसकी डेफिनेशन 12th में पढ़ेंगे हम लोग. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 joules, so that is E. तो E joules हो गए. सी उधर ले जाओ तो 1 by lambda 13.6 E upon H into C 1 by P square minus 1 by H. ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पहले से पता है. सब्स्टिट्यूट कर लो. सो 13.6 1.6 into 10 raised to minus 19, 6.63 into 10 raised to minus 34, C is 3 into 10 raised to 8. यही कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1.097 into 10 raised to 7 आता. ये जो कैलकुलेशन है, दिस कैलकुलेशन, इसी को उनने एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया था या कुछ दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल से अप्रॉक्स किया था, और जिसको नाम दिया था आर, रिडबर्ग्स कांस्टेंट. 1.097 into 10 raised to 7 per meter. हेलो. यस सर, आ गया. सॉरी. तो बस यही है, बोर ने उस फॉर्मूले को डिराइव करके दिखा दिया, लॉजिक बता दिया आपको. ओके डन. चल Yes. तो 2-4 न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके. हाँ, स्कूल एग्जाम में 100% एक तो न्यूमेरिकल आता ही है इस पे, जेई में भी पूछते हैं. सो लेट्स सॉल्व 1 or 2 न्यूमेरिकल्स. 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे.